हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवी सिंह। तो हमें स्टार्ट करना है, हमें एक्चुअली में फ्लिप कर्व देखना था। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर हमने हालांकि फ्लिप कर्व के बारे में मैंने बताया था, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने फ्लिप कर्व पढ़ा था। तो चलिए दोबारा से देख लेते हैं जो फ्लिप कर्व है। ये इन्फ्लेशन हो गया इधर, इन्फ्लेशन हो गया, और ये क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी। ठीक है। ये क्या हो गया, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, और ये हो गया बेरोजगारी। क्या हो गया, बेरोजगारी। आप देखोगे कि जो मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच ये जो संबंध है, देखिए ये बहुत सीधा संबंध है। ये अल्बॉन फिलिप्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुआ करते थे, और इनने एक फिलिप कर्व के माध्यम से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को समझाना चाहा। जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संबंध है वो अपने कर्व के माध्यम से समझाना चाहा, और ये बहुत सिंपल है। ये बहुत सिंपल कैसे है, जरा ध्यान से यहाँ देखिएगा। देखिए क्या होता है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन देख लीजिए। ये इन्हें क्या समझाना चाहा, ठीक है। बाद में तो हम ये और देखेंगे कि इन्हें कहना क्या चाहा। लेकिन जब जब मुद्रास्फीति, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जो सामान्य संबंध होता है मुद्रास्फीति का, एक मिनट पहले यहाँ देखते हैं, फिर इसे पूरा तभी समझ आएगा। जो रोजगार है, जब जब ज्यादा रोजगार मिलेगा, मान लीजिए रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। जब रोजगार बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी। क्या होगा, मांग बढ़ेगी। ठीक है। जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है। मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई रातों रात नहीं बढ़ेगी। मांग बढ़ने से क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। एक मिनट, मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो देखोगे कि आप अलर्ट, मांग की वजह से अलर्ट सप्लाई की तरफ जाएगा, सप्लाई की तरफ जाएगा। तो कहीं जब सप्लाई भी, प्रोडक्शन यानी होगा, तो क्या है, देश की जो जीडीपी है, जीडीपी वो भी एक ओवरऑल बढ़ेगी। ठीक है। तो यहाँ रोजगार बढ़ा, देखिए यहाँ रोजगार बढ़ा, रोजगार की वजह से मांग बढ़ा। रोजगार, अब मान लीजिए अचानक किसी को, सभी को रोजगार दे दिया जाए तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा। और यह जो उपभोक्तावादी, उपयोगितावादी समाज है, जो यूटिलिटेरियन सोसाइटी है, इसमें से सभी के, देखिए सभी को लगता है कि मैं ये खरीद लूँ। अगर पैसा होता है तो कौन नहीं लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। और अगर सभी लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है कि सभी के हाथ में पैसा आएगा, तो सभी एप्पल का सेलफोन खरीदना चाहेंगे, सभी लग्जरियस लाइफ जीना चाहेंगे। ठीक है ना। तो अगर सब लोग ऐसा रहना चाहेंगे तो लोग क्या करेंगे, पैसे को मार्केट में, मतलब मांग करेंगे तो अपने आप मार्केट में पैसा पंप होगा। और जब मांग करेंगे तो सप्लाई अचानक तो नहीं बढ़ जाएगा। मान लीजिए सबके पास पैसा आ गया तो जमीन लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। और जब जमीन लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया तो जमीन तो एक लिमिटेड है, मान लीजिए लैंड तो लिमिटेड है। अगर लैंड लिमिटेड है तो बहुत सिंपल है कि इस लिमिटेशन की वजह से क्या है कि सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से मांग ज्यादा बढ़ गई, तो ऑब्वियस है महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। महंगाई क्यों बढ़ी, क्योंकि मांग बढ़ गई। मांग क्यों बढ़ी, क्योंकि रोजगार मिल गया। तो अल्बॉन फिलिप्स जो ब्रिटिश शास्त्री हैं, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, ये अपने कर्व के माध्यम से, जो अल्बॉन कर्व है, वो सॉरी फिलिप कर्व है, उसके माध्यम से समझाना चाहते हैं कि देखिए जब जब बेरोजगारी बढ़ेगी, यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है ना, देखिए जब जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति क्या होगी, नीचे आएगी। अब ये नीचे क्यों आएगी, बहुत सिंपल है। देखिए जब बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ रोजगार नहीं मैं बोल रहा हूँ, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है ना। जो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, तो लोगों का मतलब क्या होगा, जॉब जाएगा, नौकरी जाएगी। जब नौकरी जाएगी तो लोग अपनी लाइफ के प्रति इनसिक्योर हो जाएंगे, तो लोगों के पास जो पैसा है वो बाहर नहीं निकालेंगे। कहां,
बाहर नहीं निकालेंगे, और जब बाहर नहीं निकालेंगे तो मांग को क्या है, मांग में कमी देखी जाएगी। और जब मांग में अचानक कमी देखी जाएगी तो बहुत सिंपल है कि मांग में अचानक कभी जब कमी की स्थिति में तो वस्तुएं तो अभी ऑलरेडी यानी जो प्रोडक्शन तो ठीक ही था, वस्तुओं का प्रोडक्शन ठीक ही था, उसके चलते मुद्रास्फीति, क्योंकि जो अब यहाँ क्या हो गया कि जो बेचने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले क्या हैं, ज्यादा हैं, और खरीदने वाले क्या हैं, कम हैं, खरीदने वाले कम हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री ऑल्वन फिलिप्स यही अपने इस कर्व के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे जैसे देखो इधर ये बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये मुद्रास्फीति क्या है, नीचे की ओर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि जो ऑल्वन फिलिप जो फिलिप कर्व है, ये फिलिप कर्व के माध्यम से आप जैसे कि फिलिप कर्व है, इसके माध्यम से ये कई बार यूपीएससी ने एक बार पूछा और स्टेट सिविल सर्विस ने कई बार पूछा। तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का ये बेरोजगार का एक सीधा संबंध है, ये समान संबंध को बतलाता है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को यहाँ तक पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, आ गया होगा। अब हमें मुद्रास्फीति के गणना के बारे में, कि जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति की गणना के बारे में बात करना है कि मुद्रास्फीति हमने देखिए चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई। महंगाई क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो हम मुद्रास्फीति चैप्टर पढ़ रहे थे, तो भाई मुद्रास्फीति में हमने सारी चीज पढ़ी। तो अगर मुद्रास्फीति को मेजरमेंट करना है, मुद्रास्फीति को समझना है, उसको मापना है, तो हमारे पास कुछ ना टूल्स होने चाहिए। तो जी हाँ, मुद्रास्फीति को मापने के लिए दो टूल्स का उपयोग किया जाता है, एक WPI, एक CPI। देखिए जो WPI की अगर बात करें तो 2014 से पहले जो WPI यह मुख्य सूचकांक हुआ करता था मुद्रास्फीति को क्या करने के लिए, मापने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसी समय जो RBI के गवर्नर उर्जित पटेल जी ने कुछ इसमें से कमियां पाते हैं, फाइंड आउट करते हुए, कमियों को फाइंड आउट करते हुए, और उसको जो मुद्रास्फीति है, जो WPI है, तो उस WPI को खत्म कर मतलब उसको सेकेंडरी सूचक मानने की बात करते हैं और प्राइमरी CPI की बात करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये देख लीजिए जो मैंने बताया, जो किसी भी देश में मुद्रास्फीति को मेजर करने के लिए मुख्यतः दो सूचकांक होते हैं, एक WPI और दूसरा CPI। एक PPI भी देखेंगे, लेकिन अभी आप इन्हें सिर्फ दो को देखिए, ठीक है। तो मैंने बताया 2014 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, 2014 से पहले यह जो महंगाई को मापने के लिए, मुद्रास्फीति को मेजर करने के लिए मुख्य सूचकांक हुआ करता था। मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सूचकांक हुआ करता था, मुख्य सूचकांक हुआ करता था, ठीक है। कौन, ये WPI, इसको क्या बोलते हैं, थोक मूल्य सूचकांक, हिंदी में बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। क्या बोलते हैं, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। 2014 से पहले मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक मुख्य सूचकांक हुआ करता था। इनका यूज क्या होता है, देखिए इनकी WPI या CPI की इन जो इंडेक्सेस हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, मौद्रिक नीतियां हैं, तो मौद्रिक नीतियों को इन्हीं सूचकांकों के माध्यम से जो RBI है, RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करती है, निर्धारित करती है। तो ये सूचकांक ही मैटर करते हैं। तो मैंने बताया कि जो 2014 से पहले WPI को क्या है, मुख्य सूचकांक माना जाता था, लेकिन WPI को अब मुख्य सूचकांक, इसमें कुछ कमियां हैं जो कि हम आगे अभी देखेंगे आफ्टर टाइमिंग। लेकिन इसके बाद CPI को मुख्य सूचकांक उर्जित पटेल कमेटी के एक रिकमेंडेशन के माध्यम से इन्हें रिकमेंड किया और मुख्य सूचकांक इसे माना जाने लगा।
देखिए जो इसका आधार वर्ष 2011-12 था, जो WPI का जो आधार वर्ष था तो क्या था 2011-12 था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो आंकड़े कुछ हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जैसे आप देखोगे जो WPI को क्या है कि RBI इन दोनों सूचकांकों में से अगर बात करें तो एक जो WPI है, अब ये मुख्य सूचकांक नहीं, हालांकि ये जारी होता है, जो WPI है ये क्या है जारी होता है, लेकिन अब यह मुख्य सूचकांक नहीं रह गया है। इसमें से बहुत सारी कुछ कमियां सामने आती हैं, उन कमियों को देखेंगे कि इसमें से ऐसी क्या कमियां रही होंगी कि इसको मुख्य सूचकांक ना बना करके CPI को माध्यम बनाया गया। तो आप देखोगे कि WPI में कुछ कमियां नजर आती हैं, जैसे कि WPI में देखिए इसमें से मात्र क्या होता है, इसको मेजर करने के लिए मात्र इसमें से सेवाएं मात्र इसमें वस्तुएं शामिल होती हैं, वस्तुएं शामिल होती हैं, वस्तुएं क्या होती हैं शामिल होती हैं और इसमें से सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। अब इसमें जब सेवाएं शामिल नहीं होती हैं तो हमारे डेली बेसिस का जो उपभोग का यानी कंजम्पशन का जो हिस्सा वस्तुओं और सेवाएं दोनों होती हैं। तो जो इसमें से मैंने बताया WPI में, तो एक तो ये भी कारण रहा कि भाई देखो इसमें से जो सेवाएं होती हैं तो क्या है सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, जो कि सेवाएं भी हम क्या है प्रॉपर यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें मात्र वस्तुएं शामिल होती हैं। दूसरा फैक्टर इसका ये हो जाता है, इसको मतलब इसमें से मतलब CPI को WPI से CPI में मुख्य सूचकांक बनाने के लिए दूसरा इसमें ये हो जाता है कि आप देखोगे इसके अंतर्गत जो एक पूरा पूल बनाया जाता है, एक कटोरी की तरह है। तो इसमें से जो प्राइमरी गुड्स है अभी देखेंगे कितना है और मैन्युफैक्चर गुड्स है, तो इसमें से मैन्युफैक्चर गुड्स का क्या होता है शेयर अधिक हो जाता है और मैन्युफैक्चर 500 करीब, इसमें 500 से ज्यादा वस्तुएं होती हैं। तो इसके चलते इसका जो वेटेज है, इसका क्या है वेटेज है, ये सबसे अधिक हो जाता है। किसका वेटेज अधिक हो जाता है इसमें जो मैन्युफैक्चर गुड्स है। और आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चर गुड्स है अगर इसका वेटेज अधिक हो जाता है, जो कि हमने डेली बेसिस के यूज में हम प्राइमरी गुड्स जैसे कि अनाज और ये सारी चीजें हैं, तो इनका हम ज्यादा उपयोग करते हैं बजाय किसके ये मैन्युफैक्चर गुड्स के। तो इसमें दूसरी समस्या ये भी आ रही थी कि भाई इसमें से जो मैन्युफैक्चर प्राइमरी गुड्स क्या है इसका शेयर कम होता है। प्राइमरी गुड्स की बात करें तो 117 इसमें से क्या है वस्तुएं आती हैं, वहीं जो मैन्युफैक्चर गुड्स में 564 वस्तुएं आती हैं। और इसमें से जो हमारा है इसमें जो तीसरा वाला है तो इसमें करीब 19 वस्तुएं आती हैं। कितनी आती हैं करीब 19 या 16 वस्तुएं आती हैं, ठीक है। इसमें से मात्र कितना 16 वस्तुएं आती हैं। तो इसमें से प्राइमरी गुड्स में अभी बताऊंगा कि जो प्राथमिक वस्तुएं इसमें से क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा अनाज और ये सारी चीजें। मैन्युफैक्चर गुड्स में ये हो गया जो चीजें मैन्युफैक्चर और इसमें ईंधन वगैरह ये सारी चीजें हो गई। तो ये समस्या भी देखने को यहाँ मिलती है। दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि देखिए जो देश के स्तर में जो उपभोग है उसका उपभोग क्या है कि खुदरा स्तर पे किया जाता है, ना कि थोक के स्तर पे। और हमें अपने देश की अगर सही ढंग से उसको क्या करना है कि पॉलिसी बनाना है तो उसके लिए हमें मेजरमेंट भी सही ढंग से करने होंगे। तो जो हमारा WPI में एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे वह डेटा हम थोक बाजार के स्तर पे कलेक्ट कर रहे थे। और थोक बाजार के स्तर पे हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है, आप देख चलिए। जैसे कि हम बात करें कि मान लीजिए WPI में थोक बाजार के स्तर पे डेटा कलेक्ट करना होता था, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हम 100 kg मान लीजिए, ठीक है, चीनी है 100 kg चीनी का थोक के स्तर पे तो मान लीजिए 100 रुपए ही क्या है रेट है, ठीक है। अगर आप इसमें से कई शहर देख लेते हैं, जैसे हो गया भोपाल, जम्मू, ठीक है, सूरत, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं। अगर 100 रुपया की मान लीजिए कि जो चीनी है ये रेट इलाहाबाद में है 100 रुपया का, ठीक है, किस पे होलसेल प्राइस पे। तो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ 99 हो सकता है बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ 98 हो और हो सकता है यहाँ 101 हो। तो इसमें आप देखेंगे बहुत मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करने के लिए उन्हें सही ढंग से पॉलिसियों को सही ढंग से बनाने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमारा यही डेटा सही नहीं होगा, इसी डेटा में किसी प्रकार से फॉल्ट होता है या कोई कमियां होती हैं, तो हम अपनी
नीतियों को सही ढंग से क्या है ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल है कि भाई डब्ल्यूपीआई, इसी वजह से तो हम डब्ल्यूपीआई से सीपीआई में गए कि डब्ल्यूपीआई में इन समस्याओं के चलते जो डेटा था, तो डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता था, एक होलसेल मार्केट से कलेक्ट किया जाता था। और अगर डेटा होलसेल मार्केट से कलेक्ट किया जा रहा है तो मैंने बताया कि इसका जो यानी प्राइस है, जो मूल्य है, मूल्य में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था भाई? अरे मूल्य, आप थोक के स्तर पे चीजें खरीद रहे हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन परिवर्तन अब कहाँ आ जाएगा? सीपीआई में, जब आप कंज्यूम मतलब एक क्या है उपभोक्ता स्तर पे खरीदेंगे। अब मान लीजिए कोई बहुत रिमोट एरिया है, आप छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ पे, जैसे कि ठीक है सीजी के आप किसी एक ऐसे रिमोट एरिया में, तो अगर यहाँ मान लीजिए कि जो चीनी का रेट है, मान लीजिए इलाहाबाद में, अब इसे तो भूल जाइएगा, इलाहाबाद में जो चीनी का रेट है वो कितना 1 रुपीज पर केजी है, ठीक है 1 रुपीज पर केजी है मानना है, लेकिन वहीं ये 10 रुपीज पर केजी, ठीक है हो सकता है। क्यों? बहुत सारी वजहें हैं। यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन का भी कास्ट महंगा होता है, और भी इसमें तत्व एक्टिव होते हैं, किसी को हफ्ता चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो ये चीजें स्वतः क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। तो इसका डेटा जब, अब ऑब्वियस है कि हमें जिस क्षेत्र में जो चीज महंगाई है, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो जो ये फोटोकॉपी है ना, फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी नॉर्थ ईस्ट में करीब 10 रुपए पर एक फोटोकॉपी होती है, 10 रुपए पर एक फोटोकॉपी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे देखिए कंडीशन, एडवर्स कंडीशन है, वहाँ जा पाना जो फोटो मशीन, मतलब वहाँ की जो टेरेन है वो काफ़ी क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो इसके चलते जो मतलब उपभोक्ता स्तर पे, कस्टमर के स्तर पे जो बहुत खुदरा स्तर पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, उसमें बहुत असमानता देखने को मिलती है। तो अगर हम उसी स्तर पे कंजम्पशन, तो हम उसी खुदरा स्तर पे कर रहे हैं भाई, हमने अगर हमें देखिए अगर हमें क्या करना है, चीजों को क्या करना है, कंज्यूम करना है, तो हम मार्केट जाएंगे तो कभी ये नहीं बोलेंगे भाई 1 किलो चीनी दे दो, ये बोलेंगे ना कि बोलेंगे भाई कि 10 क्विंटल चीनी दे दो। क्यों? क्योंकि हमें कंज्यूमशन, हमें खुदरा स्तर पे हम कंज्यूम करते हैं। तो अगर चीजों को हमें सही ढंग से पॉलिसीज का इंप्लीमेंट करना है तो हमारा जो माध्यम होना चाहिए वो सीपीआई का सही माध्यम हो, सीपीआई होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये भी वजह रही। वहीं आप देखोगे जो इसका जो डेटा है डब्ल्यूपीआई का, तो डब्ल्यूपीआई की जो डेटा की बात करते हैं हम, तो जो डब्ल्यूपीआई का डेटा है, इसमें से कुछ इंडेक्सेस भी जारी किए गए। इसमें से पूरा इस क्षेत्र को 3 भाग में बांट दिया गया। तो जो WPI का देखिए एक बास्केट बनाया गया, एक इसका डेटा कलेक्ट करते हुए जो WPI है एक बास्केट क्रिएट किया गया, ठीक है, एक पूल टाइप बनाया गया। उस बास्केट में क्या किया गया, मान लीजिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया। एक विनिर्मित वस्तुएं, इसमें से विनिर्मित वस्तुओं में 117 वस्तुएं थी, ये विनिर्मित वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं। वही मैन्युफैक्चर, तो ये प्राथमिक वस्तुएं, सॉरी विनिर्मित कह रहा हूं, ये प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, ये 564 यानी मैन्युफैक्चर गुड्स, विनिर्मित वस्तुएं। और विनिर्मित वस्तुओं के साथ ईंधन, ऊर्जा, ईंधन, ऊर्जा, इसमें से 16 वस्तुएं। जो टोटल वस्तुएं थी, तो टोटल वस्तुओं की अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो देखिए ये जो पूरा इसको ये 3 भागों में पूरे इस पूल को बांटा गया, और इसमें जो सबसे ज्यादा शेयर क्या है, इसमें विनिर्मित वस्तुओं का। आप इसका जो उपभोग की अगर बात करें तो आप इसे डेली बेसिस पे नहीं खरीदते हैं, ठीक है, डेली नहीं खरीदते हैं। तो ये भी आपको सही तरीके से वो नहीं बता सकता है कि क्योंकि देखिए हम इनका डेली उपयोग करते हैं, डेली उपयोग करते हैं, तो इनका जो शेयर है ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन WPI के स्तर पर WPI यहाँ, तो इसमें से इनका शेयर ज्यादा था, इनका शेयर कम था, बल्कि इनका ज्यादा होना चाहिए लेकिन ज्यादा इनका था।
इसके चलते भी लगातार ये होता रहा कि हम सही तरीके से अपनी चीज़ों को एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस एक ये भी वजह रही कि हम क्या कर गए, WPI से CPI में क्या कर गए, कन्वर्ट कर लिए, यानी कन्वर्ट नहीं सॉरी ट्रांसफर कर गए, जंप कर गए। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब ये जो पूरा बास्केट है इसको 5 वर्षों के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जो WPI का बास्केट है 5 वर्षों के बाद और 10 वर्षों से पहले इसको क्या किया जाता है, इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम इसको 2017 में क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। 2017 में इसको लास्ट टाइम संशोधित किया गया था। चलिए मिटा देते हैं। जो ये है लास्ट टाइम 2017 में इसको क्या किया गया, संशोधित किया गया। साथ ही साथ इसमें से टोटल जो वस्तुएं हुई वो 697 थी। कितनी, 697 वस्तुएं थी। आप इसे ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम संशोधित किया गया कब, 2017 में संशोधन किया गया था। ठीक है, एक चीज और मैं इसमें से बताना चाहता हूं कि जैसे कि जो थोक बाजार के स्तर पे जो चीजें कलेक्ट करने के बाद ये जो डेटा है, ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को कौन प्रकाशित करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करेगी। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा है, ये डेटा को कौन कलेक्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो आपने यहां तक चीजों को ऑब्जर्व करा, देखा। अगर यहां तक किसी प्रकार से मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैं चीजों को इसी वजह से तोड़ के कोशिश किया है बताने की। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि इस डेटा को पूरे 5 वर्ष के बाद और 10 वर्ष से पहले इसको चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। लास्ट टाइम इसमें जो संशोधन था तो 2017 में इसमें लास्ट टाइम संशोधन देखा गया, संशोधन किया गया। साथ ही साथ इसमें कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इसमें से देखेंगे, ये तो आपने पूरा समझ लिया कि हम इसमें से इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे बड़ी चीज इसमें से सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। इसमें क्या है, सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, WPI में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। WPI में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इसमें से आपको ये चीजें देख के इसमें से वो याद रखना होगा। दूसरी बात क्या है कि देखिए, आपने देखा है जो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जिनका रेट अचानक बहुत हाइक हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनका रेट नीचे क्या होता है, गिर जाता है। तो ये खींचतान को स्क्रिप्टलेशन कहते हैं, खींचतान को स्क्रिप्टलेशन कहते हैं, स्क्रिप्टलेशन। ध्यान दीजिएगा, इस खींचतान को क्या कहते हैं, स्क्रिप्टलेशन कहते हैं। इस WPI को लेजिस्फेयर फॉर्मूला के माध्यम से, लेजिस्फेयर फॉर्मूला के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इसको लेजिस फॉर्मूला के माध्यम से इसको क्या किया है, चीजों को निर्धारित किया जाता है। अब हमने देखा जो WPI का सारा सब कुछ, सारी चीजों को देख लिया कि ये कौन पब्लिश करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पब्लिश करेगी। इसमें से क्या क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों को हमने देखा। WPI 2014 से पहले मुख्य आधार हुआ करता था चीजों को क्या करने के लिए, जैसे कि मुद्रास्फीति को मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन जरूरत ऐसी थी कि हमें CPI में जंप करना पड़ा और इसमें बहुत सारी कमियां थी। हमने कमियों को भी बताया क्यों हमें CPI में WPI से जंप करना पड़ा, तो हम इन सभी कमियों को भी देख लिया। इसके साथ साथ इसमें से ये भी मैंने बास्केट बना के बताया था कि इसमें जो 697 वस्तुएं थी टोटल, ठीक है, 697 वस्तुएं थी। पहला ये प्राइमरी गुड्स था, प्राइमरी गुड्स जो कि हमारा इसमें से प्राइमरी गुड्स में देखेंगे कि जैसे अनाज हो गया, खाने पीने की सामग्री हो गई, खाद्य सामग्री हो गई, सब प्राइमरी गुड्स में आता है। दूसरा विनिर्मित वस्तुएं थी, प्राइमरी गुड्स में विनिर्मित वस्तुएं 564 वस्तुएं थी। ठीक है, इसमें से 117, इसमें से 16 ऑलमोस्ट थी। ठीक है, आप इसमें से इसके अंतर्गत देखोगे तो बहुत कम शेयर है, बल्कि इसमें ज्यादा यूज होता है और इसका बहुत कम ही, मतलब हम डेली तो मोबाइल
इसमें मान लीजिए मैन्युफैक्चर गुड्स में कोई चीज हम ले आते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें फ्रिज या कुछ ऐसी चीज ले आते हैं, तो हम डेली तो नहीं खरीदते हैं ना भाई, और जब डेली नहीं खरीदते हैं तो इनका उपयोग डेली तो नहीं होता है, इसके चलते ये समस्याएं देखने को मिली। दूसरी चीज इसमें से जो फ्यूल और ये तो इनका भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है, लेकिन ये बास्केट में तीसरे नंबर पर इनका शेयर होता है। तो हम चीजों को सही ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, यही वजह थी कि हम WPI से कहा CPI में ट्रांसफर कर लिए, मतलब मुख्य आधार मानने लगे। ठीक है, अब आप इसमें से देखेंगे, मैंने ये भी बताया जो लास्ट टाइम इसमें जो संशोधन किया गया, इसमें 2017 में लास्ट बार संशोधन किया गया था, ठीक है ना। एक चीज और देखिए, हम इसमें से महंगाई कैसे मेजर करते हैं वो तो भी हो गया, मैंने ये भी बताया कि इसका जो मेजर करने का फॉर्मूला लेजिस्लेटिव फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब महंगाई को मेजर करने के लिए कैसे करते हैं, इसका आधार वर्ष भी बताया था, ध्यान रखिएगा। आधार वर्ष, जो आधार वर्ष है इसका तो कितना, आधार वर्ष 2011-12, ये आधार वर्ष है WPI का, ठीक है। क्या है, ये आधार वर्ष है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लिया, अब हमें CPI देखना है। क्या देखना है, हमें CPI देखना है। मैंने तीनों चीजों में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए उनके बारे में मैंने डिटेल से बात कर ली है। अब थोड़ा सा CPI को देख लेते हैं। देखिए, उर्जित पटेल कमेटी ने जो समिति का सुझाव था कि 2014 के शुरुआत में ही क्या है कि 12 महीने में था। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया था। देखिए, महंगाई को मान लीजिए हमें आज की महंगाई क्या है निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मान लीजिए जून चल रहा है, क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो हम जून 2020 है ना, तो अगर हमें इस साल की तो किससे कंपेयर करेंगे, 2020 जून 90, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उससे कंपेयर करते हुए हमें महंगाई कितने परसेंट है, क्योंकि हमें कुछ तो भाई बेस होना चाहिए ना, और वही बेस हमारा पिछले जो विगत वर्ष होता है, तो विगत वर्ष के उसी महीने के आधार पे हम जो प्रेजेंट मांग की क्या निकालते हैं, महंगाई निकालते हैं। तो ये आपने देखा, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो उर्जित पटेल, अब CPI को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो उर्जित पटेल कमेटी थी, तो उर्जित पटेल कमेटी ने क्या कहा, एक रिकमेंडेशन दिया कि भाई जो CPI है, तो CPI के आधार पे 12 महीनों में जो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से महंगाई को CPI जो महंगाई को क्या करना है, जो CPI को ध्यान से सुनिएगा, 12 महीने में स्टार्टिंग के 10% लाना है, ठीक है। अगले 12 माह में फिर इसको 8% तक लाना है, ठीक है। ये उर्जित पटेल समिति बोलती है, उर्जित पटेल जी कहते हैं कि जो CPI जो महंगाई तक है, CPI की यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, थोड़ा सा मैं डाला चाहिए ना, चलिए। उर्जित पटेल जी कहते हैं जो CPI है, ठीक है, तो इसमें से 2014 में इन्होंने कहा कि हमें अगले 12 माह में इस रेट को 10% लाना है, कितना, 10% लाना है। इसके बाद कहते हैं अगले हमें 12 माह में इसको 8% लाना है, कितना, 8% लाना है। उर्जित पटेल ये रिकमेंड देते हैं, ये उर्जित पटेल समिति के रिकमेंडेशंस हैं कि हमें जो CPI में जो महंगाई दर है, तो CPI के आधार पे इतना लाना है 12 माह में, फिर अगले 12 माह में इसको इतना कम करना है, फिर अगले 12 माह में इसको 6% कम करना है। अगला जो हमारा टाइम होगा तो उसमें से हम प्लस माइनस क्या करना है कि हमें 4% रखना है, ठीक है। प्लस माइनस 4% का एक परिसीमन होगा, परिसीमन तक क्या करना है, निर्धारित करना है, परिसीमन तक निर्धारित करना है, निर्धारित करना है। इसका मतलब क्या है, +-4। देखिए, इसमें से कि महंगाई जो है वो 6% से यानी 4, तो ध्यान से सुनिएगा, 4 + 2 यानी 6% से ज्यादा ना हो, और 4 - 2 ये 2% से भी नीचे ना आए। अब ये कह रहा है कि 2%, आप एक चीज तो समझ आ गया हो कि चलो भाई 6% से ऊपर ना हो। ये उर्जित पटेल जी कह रहे हैं कि हमें अगले के जो 12 माह होंगे, हमें 2014 से, तो CPI का जो हमें दर है वो 10% से 8% लाना है, फिर अगले 12 माह में हमें 6% लाना है, और फिर उसका हमें एक रेंज परिसीमन तय कर देना है कि +-4% तक ये परिसीमन क्या है, ऊपर नीचे इसी रेंज में फ्लक्चुएट होते रहे। तो इसमें से ये तो 6% से ऊपर ना हो, 2% से नीचे ना जाए। भाई अगर महंगाई, अब ये है महंगाई जरूरी भी है, ठीक है। महंगाई ना होना एक चीज इस चीज को दर्शाता है कि हमारी जो मार्केट है वहां मांग नहीं है। मान लीजिए कि जैसे कि हमने जब मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे तो हमने बताया था
कि अगर किसी देश में जैसे कि आप देखेंगे जो हम चलती हुई मुद्रास्फीति देखे थे, ठीक है ना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई, मैंने बताया था जो विकसित देशों में है वो करीब क्रीपिंग इन्फ्लेशन ही बनी रहती है, जैसे जापान और यूरोपियन कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने सेचुरेशन में पहुंच गई है। किसमें? अपने सेचुरेशन में पहुंच गई है। तो बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है कि इसके चलते अर्थव्यवस्था के सेचुरेशन में पहुंच जाने के चलते जो हमारी मांग है वो क्या होती है, एक स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और उसी के चलते जो हमारी इकोनॉमी है वो करीब 2 या 3% के रेट से आगे क्या करती है, बढ़ती है। लेकिन इसमें से ये 2% से नीचे ना आए, लेकिन हमें और भी थोड़ा सा मतलब जरूरत है इसकी, तो इन्हें नीचे ना आने की। आप ये क्यों नहीं कहेंगे कि महंगाई एक भी ना हो? अरे भाई महंगाई नहीं होगी, सिंपल से इस चीज से पता चलता है कि मांग ही नहीं है, तभी तो महंगाई नहीं है ना, मतलब मांग ही नहीं है तो चीजें बनी नहीं रही हैं। तो इस वजह से इन्हें निर्धारित किया कि 2% से नीचे ना आए और 6% से क्या हो, ऊपर ना जाए। एक चीज आपको और मैं WPI में बताना भूल गया था, जो WPI है, लिख लीजिएगा नोट डाल के, जो WPI की गणना होती है इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में अप्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा होता है उसको हटा दिया जाता है, फिर गणना की जाती है। इसे नोट डाल के लिख दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने बताया, ये नहीं बताया था, जो WPI का अगर हमें गणना किया जाता है तो WPI की गणना में जो वस्तुएं होती हैं उनमें से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला हिस्सा क्या है, कट कर दिया जाता है, हिस्सा हटा दिया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा WPI में, ओके। WPI की गणना के दौरान जो वस्तुएं होती हैं तो उनमें इनडायरेक्ट टैक्स का जो हिस्सा होता है उसको क्या है, खत्म कर दिया जाता है। इस चीज का भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। वहीं आप देखेंगे कि इसके साथ साथ हमें CPI, हालांकि CPI में हमें काफी चीजें पढ़ना है, तो हम देखेंगे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? देखिए CPI के अंतर्गत जो मुद्रास्फीति की गणना की जो प्रक्रिया है इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आधार होता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में क्या है, परिवर्तन को खुदरा बाजार के स्तर पे मापा जाता है। CPI में इसमें वस्तुओं और सेवाओं को खुदरा बाजार के स्तर पे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को खुदरा बाजार के स्तर में मापा जाता है। इसको क्या कहते हैं, CPI कहते हैं, ठीक है। क्या है, खुदरा बाजार के स्तर पे मापा जाता है। आप देखिए CPI की गणना के लिए कुछ आंकड़े क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, और आंकड़े जो कलेक्ट किए जाते हैं तो 2014 से पहले जो ये था CPI था, तो ये मुख्य आधार नहीं था, ध्यान रखिएगा, ये मुख्य 2014 से पहले यह मुख्य आधार नहीं था। CPI को क्या करने के लिए, जो CPI के जो आंकड़े हैं तो वो 4 जगह से, प्रारंभ में जो आंकड़े हैं वो 4 जगह से कलेक्ट किए जाते हैं। CPI में जो प्रारंभ में आंकड़े 4 जगह से क्या है, कलेक्ट किए जाते हैं। 4 जगह से आंकड़े क्या क्या कलेक्ट किए जाते हैं, ये 4 सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं। सॉरी, आंकड़े जो CPI में प्रारंभ में CPI के अंतर्गत 4 सूचकांक क्या है, 4 सूचकांक इंडेक्स प्रकाशित किए जाते हैं, इसमें से जो पहला है हमारा जो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। दूसरा है CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, ठीक है, इनके डाल लें हम।
और तीसरा है सीपीआई फॉर रूरल। बस एक मिनट रुकिएगा। हाँ, चलिए तीसरा है हमारा, इसमें से सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, ठीक है। चौथा जो ये सूचकांक है वो सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल, सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये 4 सूचकांक हैं, ये पहले, इससे पहले स्टार्टिंग में 4 सूचकांक प्रकाशित किए जाते थे। जो स्टार्टिंग के ये 3 सूचकांक है आप देख रहे हैं 1 2 3, इसको कौन, लेबर ब्यूरो जारी करता था। कौन सा, इनको लेबर ब्यूरो जारी करता था। ये लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लेबर ब्यूरो जारी करता था। लेकिन जो चौथा है इसको सीएसओ जारी करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ जारी करता है। इसको सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी जारी करता था, सांख्यिकी कार्यालय जारी करता था। ये क्या, चौथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता था। ये जो मैंने बताया लेबर ब्यूरो, ये स्टार्टिंग ये जो 3 सूचकांक है, लेबर ब्यूरो जारी करता था, और ये लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये जो क्या है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कितना है, ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, आता है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन जो सीएसओ है ये मोस्पी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, मोस्पी के अंतर्गत। ये चौथा सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। आपने देखा है जो मैंने बताया, इसमें से देखिए कुछ चीजों को बदल दिया गया है, इनके जगह अब कुछ और दूसरे सूचकांक जारी किए जाते हैं। जो पहला सूचकांक है ये सीपीआई फॉर जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसकी जगह चीजों को बदल दिया गया है, और इसमें से आप देखेंगे जो दूसरे सूचकांक और तीसरे सूचकांक को भी इसमें से चीज किया गया है। तो ये पहले जारी किए जाते थे, और अब जो है अब ये जारी नहीं किए जाते हैं, इसमें से कुछ फेरबदल किया गया है। जो सीबीआई फॉर अर्बन, सीबीआई फॉर, अब देखें इसके सीपीआई फॉर अर्बन, सीबीआई फॉर रूरल और सीबीआई कह रहा हूं, सीपीआई कंबाइंड बनाया गया है। और जो इंडस्ट्रियल वर्कर की गणना के लिए वो 2000, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है तो इसकी गणना के लिए जो आधार वर्ष है वो 2013-14 रखा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा से बता देता हूं कि इसमें जो 4 सूचकांकों की बात करी गई है, तो जो स्टार्टिंग के 3 सूचकांक है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स और सीपीआई फॉर अर्बन एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, ठीक है, ये लेबरर्स। इन ये जो सूचकांक है, तो स्टार्टिंग के 3 सूचकांक लेबर ब्यूरो जारी करता है, जो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये चौथा सूचकांक है, इसको कौन जारी करता है, इसको लेबर ब्यूरो ना जारी करते हुए इसको सीएसओ जारी करता है, जो मोस्पी के अंतर्गत आता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इन चारों सूचकांकों में अब मात्र पहला सूचकांक अर्थात जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, तो इसमें से यही जारी किया जाता है। बाकी के जो 3 सूचकांक हैं उनमें क्या किया गया है, ये अब 3 सूचकांकों के जगह 3 नए सूचकांक जारी किए जाते हैं।
तो बस आप इसे ध्यान रखिएगा, पहला बस मात्र जारी किया जाता है, लेकिन जो लास्ट के 3 थे इनको बदल दिया गया है। ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे। जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर अब भी जारी होता है, लेकिन ये 3 सूचकांक लास्ट के थे, इन तीनों सूचकांक की जगह एक नया सूचकांक क्या 3 नए सूचकांकों को जारी किया जाने लगा है। वो 3 सूचकांक क्या है? सीपीआई फॉर अर्बन, सीपीआई फॉर अर्बन, ठीक है, सीपीआई फॉर रूरल, रूरल और कंबाइंड, कंबाइंड। ध्यान रखिएगा ये जो तीनों सूचकांक है तो वही सेम, और जो सीपीआई फॉर अर्बन और रूरल कंबाइंड की गणना सीएसओ करता है, इनकी गणना सीएसओ करता है, और ये तो आपको पहले से ही पता है लेबर ब्यूरो करता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो सीबीआई इसका जो आधार वर्ष है 2000 क्या है 13-14, सॉरी इसका जो आधार वर्ष है 2013 एंड 14 इसका क्या है आधार वर्ष है, आधार वर्ष रखा गया है। और इसके जो आंकड़े हैं तो इसके आंकड़े 78 इंडस्ट्रियल एरिया से, 78 इंडस्ट्रियल एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया से कलेक्ट किए जाते हैं, एरिया से कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इन्हीं के आधार पे जो वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनका क्या है जो टीए बढ़ता है। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, और उनका जो वेतन तो इसी के आधार पे क्या है ये डिजाइन किया जाता है, इसके आधार पे मांग होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वहीं जो सीपीआई कंबाइंड की गणना, जो सीपीआई कंबाइंड है इसकी गणना सीएसओ करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन तीनों की गणना सीएसओ ही करता है। इस बास्केट में जो इस बास्केट को 6 भागों में डिजाइन करके बांटा गया है, वो 6 भाग क्या क्या हैं इसको देख लेते हैं। जो सीपीआई रूरल के लिए, लेकिन आंकड़े मैंने इसके लिए आंकड़े तो बताया कि 78 इंडस्ट्रियल एरिया है, उनसे क्या है 78 इंडस्ट्रियल एरिया से आंकड़े क्या किए जाते हैं कलेक्ट किए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जो सीपीआई फॉर अर्बन है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये कितने 310 शहरों से इसके लिए आंकड़े क्या किए जाते हैं कलेक्ट किए जाते हैं, 310 शहरों से। और जो रूरल है वो 1183 गांवों से आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, गांव से आंकड़े, शहरों से। ठीक है, 310 सीपीआई फॉर अर्बन इंडेक्स के लिए, और सीपीआई फॉर रूरल तो 1183 गांव से आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। इन्हीं का एवरेज सीपीआई अर्बन और रूरल का एवरेज कंबाइंड होता है। ठीक है, कंबाइंड निकाला जाता है, कंबाइंड निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने यहां तक देखा, इसमें सीपीआई के लिए एक बास्केट उसी तरह डिजाइन किया गया है जैसे कि हम डब्ल्यूपीआई के लिए एक बास्केट की बात कर रहे थे। उस बास्केट को भी 6 भागों में बांट के देखा गया है और देखेंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इसके थोड़े से और बेहतर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वही मैंने डब्ल्यूपीआई के दौरान बताया था कि हमें सीपीआई की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत सिंपल है, हमें सीपीआई की जरूरत पड़ने की वजह क्या थी कि हमारा जो उपभोग है, जो हमारा कंजम्पशन है, वो किसके आधार पे तैयार किया, वो किसके आधार पे होता है, खुदरा स्तर पे होता है। और आप इसमें देखेंगे जो डेटा हमें जो इंडेक्स बनाएंगे अर्बन के लिए, जो शहरी क्षेत्रों के लिए, वो डेटा 310 शहरों से क्या किया जाएगा कलेक्ट किया जाएगा। वहीं जो गांव के स्तर के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे, इसी को इंडेक्स, इसी को आधार बनाएंगे और वो डेटा 1183 गांव से कलेक्ट किया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि इसमें सीपीआई के डेटा को अलग अलग जगह कलेक्ट करना कठिन भी है और इसमें बहुत असमानता देखी जाती है, और उसी असमानता के चलते उस क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है। देखिए महंगाई ये इस वजह से भी बढ़ेगी, मान लीजिए कि उस क्षेत्र में वो चीज का बिल्कुल भी कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, कुछ चीज है ही नहीं है, तो अभी से महंगाई बढ़ जाएगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च वहां अधिक भी लगेगा ना, वहां अगर चीज पहुंचती है तो इसके आधार पे चीजों को ये डेवलप हमें निर्धारित करने की पता चल जाएगा कि यहाँ इस क्षेत्र की कमी है, ये चीज की ज्यादा महंगाई है तो इस चीज की कमी है, तो वहां हम इंडस्ट्री या कुछ ऐसा चीज सेटअप कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें डब्ल्यूपीआई से सीपीआई में जंप करने की जरूरत पड़ी कि हम सही तरीके से चीजों को क्या कर सकें, एग्जामिन कर सकें। और वही जो कंबाइंड, जो सीपीआई कंबाइंड जो तीसरा इंडेक्स है, तीसरा सूचकांक है, तो अर्बन और रूरल का एवरेज देखा जाएगा इसमें, और उसके स्तर पे इसमें क्या है पॉलिसी जनरेट करी जाएंगी। जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर मैंने बताया, तो ये 78 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे कि 78 औद्योगिक क्षेत्रों से जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और यहाँ के लिए स्पेशल क्या बनाया जाएगा, यहाँ के लिए वो बनाई जाएगी
मतलब पॉलिसी बनाई जाएगी। मैंने बताया इसमें से जो सरकारी कर्मचारी हैं तो इनके इसी आंकड़ों के आधार पे महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का तय होता है। किसके? इंडस्ट्रियल एरिया जो डेटा कलेक्ट करते हुए सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो इंडेक्स क्या है, डेटा जारी किया जाता है। आपने यहां तक चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया, बहुत अच्छी तरीके से देखा। वहीं जो ये पूरा ये डेटा है तो इसको जो सीपीआई के लिए एक बास्केट का प्रयोग किया गया और जो समस्या डब्ल्यूपीआई में आ रही थी उस समस्या का निजात निकालते हुए, उसका सोल्यूशन निकालते हुए इसके पूरे एरिया जो इसकी पूरी बास्केट को 6 भागों में, उसका बास्केट 3 भागों में था। प्राइमरी गुड्स का शेयर बहुत कम था जो कि डेली यूज करते थे, उसमें से दूसरा समस्या था यहाँ सेवाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ सेवाएं भी शामिल हैं। आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि सीपीआई में जो डेटा है वो सेवाएं भी यहाँ शामिल करी जाएंगी, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम सेवाओं के बिन अधूरे हैं। तो जैसे कि देखिए, मैं मान लीजिए आपसे पेमेंट लेता हूं, या मैं जैसे ऑफलाइन, मान लीजिए किसी आप टीचरशिप पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, किसी कोचिंग में जा रहे हैं, तो वह आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आप जो पे करेंगे उस सर्विस, तो आप पे कर रहे हैं ना भाई सर्विस के लिए। तो बहुत सिंपल है कि आप अगर अपना पैसा सर्विस में भी खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर डेटा होना चाहिए। तो उसी डेटा के चलते, उसी जो डेटा है उसी डेटा के चलते क्या है, इसलिए निर्धारित चीजों को निर्धारित किया गया। तो इसमें से उसमें जबकि डब्ल्यूपीआई में मात्र सेवाओं के मूल्य शामिल होते थे, इसमें सेवाओं और वस्तुओं सेवाओं दोनों के शामिल होंगे। तो इसमें एक बास्केट बनाया गया और इस बास्केट को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो बास्केट है, इस बास्केट को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। वो 6 भागों में क्या क्या है, 6 हिस्सों में जो वर्गीकृत किया जाना है, इसको जरा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, ये थोड़ा सा ये चैप्टर जो हमारा मुद्रास्फीति है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, पहला जो ये 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, 6 भागों में इस बास्केट को बांटा गया। ठीक है, हमारा जो पहला है इसमें से क्या क्या शामिल होगा, इसमें से जो खाद्यान्न एवं पेयजल, खाद्यान्न एवं पेयजल, और सबसे ज्यादा शेयर इसी का है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है इसमें से यानी फूड एंड बेवरेज, पान सुपारी और तंबाकू, पान सुपारी एवं तंबाकू। जो तीसरा है उसमें से क्या है, आवास, हाउसिंग, आवास। और जो हमारा चौथा है वो बेडिंग वस्त्र यानी शादी, बेडिंग वस्त्र, जूता, ठीक है, चप्पल इत्यादि, चप्पल ETC। ठीक है, जो पांचवा है हमारा ईंधन और ऊर्जा, ईंधन और ऊर्जा, ईंधन और ऊर्जा। जो छठवां है वो दूरसंचार और परिवहन। देखिए इसमें सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, दूरसंचार एवं परिवहन। तो ये बास्केट में पूरे बदलाव देखा जाएगा। ये चीजें समझ आई, ये हिस्से को 6 भागों में सीपीआई के अंतर्गत क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो ये लेकिन डब्ल्यूपीआई में 3 ही चीजों पे बटा हुआ था। ये आपने चीजों को क्या है अच्छे तरीके से देख लिया है। यहाँ उम्मीद करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ आपको किसी भी हालात में किसी भी चीज में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं सारा चीज वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा, आप अगर नहीं वहाँ पूछ रहे हैं तो जो ऋचा मैम है, तो ऋचा मैम का जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज ऋचा मैम की क्लास भी 12 बजे है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा जो अगला है वो कोर इन्फ्लेशन है। क्या है, कोर इन्फ्लेशन।
ये कोर इन्फ्लेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोर इन्फ्लेशन, देखिए कोर इन्फ्लेशन में कुछ वस्तुओं का जो रेट है बहुत तेजी से हाइक होता है, कुछ का क्या होता है, बहुत नीचे से गिरता है, लेकिन कुछ स्थिर बनी होती हैं। कुछ चीजें क्या है, स्थिर बनी होती हैं। तो आप देखोगे उन वस्तुओं के मूल्य में जो होने वाला परिवर्तन होता है, जो वस्तुएं क्या है जिनका मूल्य जो तेजी से क्या है परिवर्तित होता है, और उन्हीं वस्तुओं के मूल्य में जो होने वाला परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जो लंबे समय तक स्थिर रहता है, उसी को कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। जो ये क्या है, जो लंबे समय तक स्थिर रहता है, इसी को मेजर किया जाता है। और इसमें से मेजर करने जो मेजर करने के बाद इसी को कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, क्या है, इसी को कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो आपने ये देखा ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो इन्फ्लेशन चैप्टर है इसमें कोई चीज नहीं रह गई है। अगर किसी भी स्टूडेंट को देखिए, कुछ चीजें क्या होती हैं बहुत तेजी से परिवर्तित होती हैं, ऊपर जाते हैं, कोई बहुत नीचे जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो स्थिर होती हैं। तो जो चीजें लंबे समय तक स्थिर बनी होती हैं और उनमें होने वाले परिवर्तन को कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। ये चीजों को आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, कल हमारा अगला लेक्चर होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय।